नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो आपको बता दें कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और एग्जाम वॉरियर का चैनल आपके पास फिर से आया है शाम के 6 बजे बिहार एक परिचय का पार्ट 17 लेकर। आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू सीरीज है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसमें करवाते हैं। और ये जो पुस्तक है बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी पुस्तक है। तो आइए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नया एडिशन है, 2022 का नया एडिशन है फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि ये जो आगे चल के 2023 में अगर ये अपडेट होता है बुक, तो बिल्कुल अपडेटेड सेशन भी हम इसका लाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारा पूरा समय आपके लिए होता है। हम चाहते हैं कि आप हर एक जो भी जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं वो अपने एग्जाम को क्लियर करें। हमारी हेल्प आपके साथ हमेशा है, हम आपको बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं ऑलवेज। जो भी हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 10वां एडिशन है, 2022 का एडिशन है फ्रेंड्स। आगे अगर हम देखें तो 165 रुपए की ये पुस्तक आती है, लेकिन आपको 165 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको 165 रुपए भी खर्च करने की, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर हम इस बुक का हर एक पार्ट ला रहे हैं। तो अभी हम पार्ट 17 में बिहार की अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं, बिहार के इकोनॉमी को देखने वाले हैं। इस बुक के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो ये जो लिखा हुआ है प्राकथन, इसको आप पढ़ लीजिए। इन शॉर्ट में अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार विषय सूची देख लें, ठीक है। विषय सूची से पहले आपको मिल जाता है एक बिहार का पॉलिटिकल मैप, उसके बाद आएगी विषय सूची। विषय सूची की बात करें तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि हमने करवा दिया है। और ये जो वीडियोज हैं ये आपको एक साथ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और मैं बेल आइकन पर भी उसका ये वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हमारे चैनल पर कंप्लीट करवा दिया गया है। स्वतंत्रोत्तर बिहार भी हो गया है, बौद्धिक संपदा भी हो गया है, कला एवं संस्कृति भी हो गया है, पर्यटन एवं खेल जगत भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, शिक्षा एवं साक्षरता भी हो गया है, राज्य व्यवस्था भी हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बिहार का भूगोल भी हमने कंप्लीट करवा दिया है लास्ट वीडियो में। अब हम बिहार की अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं। तो आइए बिहार की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट कर दें। तो बिहार की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है। जो भी बुक हमारी जो जैसे कि दृष्टि आईएएस है या फिर पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो, हर ईयर जो अवेलेबल करवाई जाती है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगा जो बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक फटाफट से पहुंच जाए। तो इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उसके बाद हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, तो मैं इसे पढ़ देती हूँ। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सफल राज्य घरेलू उत्पाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ठीक है, तो कितना था फ्रेंड्स? तो ये था 6,11,804 करोड़ रुपया। कितना? 6,11,804 करोड़ रुपया, ठीक है। वर्ष 2019-20 में, एक मिनट मैं इसको टिक कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, कितना था फ्रेंड्स? ये था 4,14,977 करोड़ रुपए, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में वर्तमान मूल्य पर बिहार में निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, कितना था? तो ये था फ्रेंड्स 5,62,710 करोड़ रुपए, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य का कितना है? तो ये था फ्रेंड्स 31,287 रुपया। कितना? 31,287, 31,287 रुपया, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो आपको बता देंगे 32.9% है। कितना है? 32.9%, ठीक है। बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में कितनी थी? तो ये जो है ना फ्रेंड्स 10.5% था, और पूरे भारत के लिए ये 4.2% था, ठीक है। तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2019-20 में बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर रही, कितनी रही थी? तो ये रही थी 8.5%, ठीक है।
वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी कितना 15.4%। कितना 15.4%। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी 10.9%। कितनी थी 10.9%। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो चलिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में कुल मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों से ज्यादा है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे बिहार की इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर है कितना है फ्रेंड्स, तो ये जो है ना 50,735 रुपया। कितना 50,735 रुपीज। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर है, ये कितना है, तो ये जो है फ्रेंड्स 34,413 रुपया। कितना 34,413, 34,413 रुपया। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर था, तो यह है खनन एवं उत्खनन। इसमें खनन एवं उत्खनन। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में स्थिर मूल्य पर कृषि में अनुमानित वृद्धि थी, कितनी थी -6.0%। कितना -6.0%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी कितना परसेंट 15.4%। कितना 15.4%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, कृषि वानिकी पर मत्स्य खेत का वार्षिक वृद्धि दर मूल्य स्थिर मूल्य पर 0.0% था। ठीक है, विनिर्माण की 2.9% तथा निर्माण क्षेत्र की 11.4% वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और स्थिर मूल्य पर पथ परिवहन की 15.2% तथा संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं की 6.3%। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दें ये क्या है, पटना। पटना क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा था, तो ये था फ्रेंड्स शिवहर। कौन सा था, शिवहर सबसे नीचे था, 38वां स्थान पर था। ठीक है, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिलों का क्रम आपको घटते क्रम में बताना है। ठीक है, तो आइए हम इसका ऑप्शन देख लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, सबसे पहले पटना, बेगूसराय, फिर मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, आइए अपना 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले को हमको बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो ये है शिवहर, अररिया, मधेपुरा और मधेपुरा मतलब नीचे से हमें बताना। ठीक है, तो शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा, ऐसे है शिवहर, अररिया, किशनगंज और नवादा। ठीक है, ओके, तो अपना हम अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो संपूर्ण भारत के राज्यों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय का कितना स्थान है, 28वां स्थान है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है हमारा बिहार। वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही, आपको बता दें कि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही थी। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः था, कितना था 20.3%, 20.1% एंड 59.6%। ओके, बिहार में मुद्रास्फीति की दर थी कितना थी 9.80%। ठीक है, बिहार में मुद्रास्फीति की दर 9.80%। ठीक है, और ये ग्रामीण में कितना था 9.36% एंड शहरी में 12.26%। ओके, तो आइए हम देख लें अपना 25वां नंबर प्रश्न। नवंबर 2020 में बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था कितना था 162.4। कितना 162.4। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान था कितना था, तो 9.7% था। कितना था 9.7%। ठीक है,
वर्ष 2019-20 में बिहार में पेट्रोल की खपत करने वाले 3 शीर्षस्थ जिले हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये है पटना, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार के डीजल खपत में 3 शीर्षस्थ जिले, मतलब डीजल खपत करने वाले 3 सर्वोच्च जिले कौन कौन से हैं? तो यह है पटना, बेगूसराय एंड शेखपुरा। ठीक है, और सबसे पीछे कौन सा था? बांका और मधुबनी। 2 जिले हैं, बांका और मधुबनी। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में एलपीजी खपत करने वाले 3 जिले, तो आपको बता दें पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। ठीक है, और वर्ष 2019-20 में डाकघरों में प्रति व्यक्ति लघु बचत की लिहाज से शीर्ष 3 समूह जिले हैं, तो ये पटना, सारण और नवादा है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में द्वितीय क्षेत्र के अंदर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदाता है कौन? तो कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदाता है? तो यह है हमारा निर्माण क्षेत्र। ठीक है, निर्माण क्षेत्र। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 8.5%। कितना था? 8.5%, और पूरे भारत का 5.5%। ओके, बिहार का सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद का अंतर या विषमता है, इन दोनों में अंतर कितने का है? तो ये जो है ना 95,035 रुपया का, कितना? 95,035 रुपए का। ठीक है, सबसे अमीर जिला पटना, सबसे अमीर जिला आपको बता दें पटना है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब कौन सा है? शिवहर, 6 गुना अधिक है इससे पटना। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे तेज वृद्धि करने वाला क्षेत्र था, तो कौन सा सबसे तेज वृद्धि करने वाला क्षेत्र था? तो ये है फ्रेंड्स विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण। ठीक है, वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर अनुमानित है कितना? -18.2%। कितना फ्रेंड्स? -18.2%। बिहार में कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधी कौन सी बातें सत्य है? तो आइए हम स्टेटमेंट देख लें। एक तर्कसंगत अनुमान के अनुसार उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए 25% और मध्य प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए 20%। ठीक है, और निम्न प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए 10%। बिल्कुल करेक्ट। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में राज्य के अर्थव्यवस्था के कोविड के कारण प्रभाव को निम्न, मध्यम और अन्य प्रभाव में बांटा गया। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के 25.2% हिस्से पर, निम्न 46.7% हिस्सों पर, मध्यम 25.5% हिस्सों पर उच्च प्रभाव कोविड-19 के महामारी के कारण 2020-21 में है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सार्वजनिक वित्त व्यवस्था। ठीक है, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और फिर प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप अगर हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे हम सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 5.5%। कितना? 5.5%। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य की कुल प्राप्ति है, तो ये कितनी है? 1,53,408 करोड़। 1,53,408 करोड़। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल व्यय था, कितना व्यय था बिहार का? तो 1,43,613 करोड़ रुपया। कितना? 1,43,613 करोड़ रुपए। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कर राजस्व से प्राप्तिगत वर्ष की तुलना में कमा है, कितना परसेंट कमा है फ्रेंड्स? तो 9.2% कमा है। ठीक है, केंद्र सरकार की सहायता, अनुदान एवं अंशदान के तहत बिहार की प्राप्ति 9.4% बढ़कर 2019-20 में रह गया, कितना रह गया? तो ये रह गया है 26,969 करोड़। 26,969 करोड़। ठीक है, बिहार राज्य सरकार का कुल कर राजस्व वर्ष 2015-16 के 74,372 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में हो गया, कितना हो गया था? तो ये हो गया था 93,564 करोड़। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है 96,564 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हम देखेंगे अपना 7वां नंबर प्रश्न। बिहार में वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? तो आपको बता दें ये रहा था 86.0%। कितना? 86.0%। वर्तमान में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो ये अभी तृतीयकरण के प्रक्रिया से गुजर रहा है। ठीक है, केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है, किसको किसको? तो केंद्रीय करों में राजस्व के हिस्से को, बिल्कुल करेक्ट, केंद्रीय से सकल ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान तीनों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम अपना 10वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं।
बिहार में राजस्व घाटा अब राजस्व अधिशेष में परिणत हो गई। वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष रहा, कितना रहा था? तो 699 करोड़ रहा था, 699 करोड़, ठीक है। वर्ष 2019-20 के अंत तक में बिहार का बकाया ऋण था, कितना था? तो ये था 1,90,899 करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार में वर्ष 2020-21 की में कुल पूंजीगत परिव्यय क्या था? तो ये था फ्रेंड्स 38,745 करोड़, कितना? 38,745 करोड़ रुपया, ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलित है? तो ये है फ्रेंड्स 3.0%, कितना? 3.0%। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में है, कितना है? यह है 20,374 करोड़ रुपया, 20,374 करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-9 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित किया है? तो कितना परसेंट फ्रेंड? ये है 3%, कितना? 3%, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना 16 नंबर का प्रश्न। बिहार राज्य का अपना राजस्व उसके कुल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत वर्ष 2019-20 में है? तो यह है 27.0%, कितना? 27.0%। बिहार राज्य का अपना राजस्व राज्य व्यय का कितना प्रतिशत 2019-20 में था? तो ये कितना था? 25.25%, कितना? 27.3%, कितना था फ्रेंड्स? 27.3%, आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य का विकास मूलक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दें ये 65.4% है, कितना है? 65.4%। बिहार में 2019-20 में योजना व्यय कुल व्यय का हो गया है कितना परसेंट? तो 40.0%, कितना? 40.0%। बिहार में वर्ष 2019-20 में विकासेतर व्यय का हिस्सा समग्र व्यय में रहा है कितना परसेंट? 34.6%, कितना? 34.6%, ठीक है। बिहार में वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा रहा है कितना परसेंट? 8.9%, ठीक है। बिहार में वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये था 0.1%, कितना परसेंट फ्रेंड्स? 0.1%, ठीक है। बिहार का वर्ष 2019-20 में प्राथमिक घाटा रहा है कितना परसेंट? सॉरी कितना? तो ये जो रहा है ना फ्रेंड्स 1,249 करोड़ रुपए, कितना रहा है? 1,249 करोड़ रुपए का घाटा रहा है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के सकल अंतरण का बिहार के समग्र व्यय के साथ अनुपात था, कितना था ये? तो ये था फ्रेंड्स 63.8%, 63.8%, ठीक है। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस धारा में है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 202 में है, किसमें है? अनुच्छेद 202 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 270 के थ्रू, ठीक है, आर्टिकल 270 के थ्रू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो आपको बता दें ये है आर्टिकल 275, जिसके तहत राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ठीक है। 31 मार्च 2020 को बिहार सरकार का कुल नगद शेष था, कितना था? ये था 24,067.67 करोड़ रुपया, कितना? 24,067.65 करोड़ रुपया, ठीक है। वर्ष 1950-51 में बिहार का आय का प्रमुख स्रोत था, कौन कौन सा था? तो बस भू राजस्व था फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार के राजकीय उत्पाद का मुख्य स्रोत आपको पता है ये कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। बिहार के लिए राज्य अनुपात वर्ष 2019-20 में था, कितना था? तो ये 10.0% था, ठीक है, 10.0%, आप याद रखेंगे। बिहार की अपनी कर प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2018-19 में कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा 4.9%, ठीक है। बिहार का बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट वर्ष 2019-20 में था? तो आपको बता दें 30.9% था, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार का कुल कर प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो आपको बता दें 15.2% था, कितना था? 15.2%। वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में बिहार के कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर रही, कितना वृद्धि दर रहा था? तो -5.7%, कितना? 5.7%, ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का सकल ब्याज भुगतान कितना था? तो आपको बता दें ये कितना था?
12,925 करोड़ रुपया था। कितना था? 12,925 करोड़ रुपया। वर्ष 2019-20 में बिहार पर कुल बकाया देनदारियों, ठीक है, 1,90,899 करोड़ रुपया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है किसका है? आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा बाजार उठाए गए आंतरिक ऋणों का। कितना? राज्य सरकार द्वारा बाजार उठाए गए आंतरिक ऋणों का। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपने 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। बिहार राज्य का वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों में हिस्सा कुल राजस्व का कितना था? तो आपको बता दें ये 51.0% था। कितना था? 51.0%। ठीक है, बिहार राज्य का वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व का कितना हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का है? तो आपको बता दें 21.7% क्या है? केंद्रीय अनुदानों का है। ठीक है, बिहार राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2019-20 में था। कितना था? ये 27.2%। ठीक है, बिहार राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2019-20 में था। कितना था? 72.8% था। ठीक है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। किसका रहता है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर का रहता है। ठीक है ना। वर्ष 2019-20 में बिहार का कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत था? तो ये था 20.1%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के कुल राजस्व की बायोएनसी या फिर उछाल अनुपात कितनी रही थी? तो ये रही थी -0.4%। कितना रहा था? -0.4%। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य की राजस्व प्राप्तियां हैं, कितनी है? तो 1,24,233 करोड़ रुपया, 1,24,233 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओ आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ओहो PDF, यस। बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मियों के वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर वर्ष 2019-20 में की है? तो कितना किया था उन्होंने? 30.2% खर्चा कर देते हैं वो लोग। ठीक है, 2019-20 में करते हैं, अभी का रेशियो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का वेतन एवं पेंशन पर कुल व्यय राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत रहा? तो 30.4%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत वेतन एवं पेंशन पर व्यय किया है? तो 6.1%। कितना फ्रेंड्स? 6.1%। वर्ष 2019-20 में बिहार का कुल व्यय उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो आपको बता दें ये था 23.3%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय अनुमानित है। कितना है? तो ये है 4,664 रुपए। कितना? 4,664 रुपए। ठीक है, वर्ष 2019-20 के अंत में बिहार में प्रति व्यक्ति व्यय शिक्षा एवं खेल एवं संस्कृति पर था। कितना था? 2,114 रुपया। कितना? 2,114 रुपया। ठीक है, बिहार का वह जिला जो डाकघरों तथा सार्वजनिक भविष्य निधि में लघु बचतों के लिए उपलब्धित मामले में वर्ष 2015 से 18 में सबसे ऊपर था। तो ये कौन सा जिला था? पटना। और सबसे कम जो रहा था वो था किशनगंज। आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल VVI कर लीजिए, याद रखिएगा। बिहार के इतिहास में सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है ना सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2006 से 7 में बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य में वर्ष 2018-19 में संचित निधि से सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको बता दें कि ये सामाजिक सेवाएं में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की पूंजीगत प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई थी? आपको बता दें 42% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में वेतन एवं पेंशन पर कुल व्यय में गत वर्ष से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था? तो 4.3% का वृद्धि हुआ था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 15वां वित्त आयोग। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2021 से लेकर के 2026 तक चलेगा। इसलिए आपके लिए, अगर आप BPSC के स्टूडेंट है, बिहार दरोगा के स्टूडेंट है, बिहार पुलिस के स्टूडेंट है, BSSC के स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। 2021 से लेकर 2026 तक का है ये हमारा 15वां वित्त आयोग। अब हम लोग किसमें चल रहे हैं? 15वें वित्त आयोग के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए देखिए इसको। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां वित्त आयोग, ठीक है, ये वित्त आयोग कोविड के दौर में, ठीक है, की रिपोर्ट में 2021 से 26 के लिए कुल वितरणीय संसाधन
कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग 9.665% से बढ़ाकर हो गया, कितना हो गया है 10.058% हो गया है, ठीक है 10.058%। कितने का वृद्धि हुआ है इसमें, तो 0.393% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की निविल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने की अनुशंसा है, तो ये जो है ना आपको बता दे 41% कौन देगा, राज्य, ठीक है। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण 2021 से 26 के लिए कितना है, तो आपको बता दें यह है 4,78,751 करोड़ रुपया, ठीक है 4,78,751 करोड़ रुपए, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह का गृह राज्य है, कहां पर है, बिहार, ठीक है। 15वां वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय के लिए 2021 से 26 में बिहार को कितनी राशि अनुशंसित की है, तो आपको बता दें ये जो है ना 35,577 करोड़ रुपए अनुशंसित की है, ठीक है। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण में केंद्रीय करों शुल्कों की हिस्सेदारी है, कितनी है, तो आपको बता दें यह है 4,24,926 करोड़, कितनी 4,24,926 करोड़। अब हम लोग बिहार के बजट को देखने वाले हैं जो कि 21-22 का बजट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 68वीं बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया था, तो आपको पता है किसने पेश किया था, श्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था, ठीक है। वर्ष 2021-22 का बिहार बजट पेश किया गया, कब पेश किया गया था, तो 22 फरवरी 2021 को पेश किया गया था, ठीक है। बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 का कितने का बजट पेश हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 2,18,302.70 करोड़ रुपए का, ठीक है। बिहार में बजट 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिवर्धन व्यय था, कितना था, तो 17,783.84 करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार का बजट 2021-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है, तो आपको बता दें कि 9,195.90 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस है। बिहार के बजट 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, कितनी 1,86,267.29 करोड़ रुपए का, ठीक है। बिहार में बजट 2021-22 में रुपया कहां से सबसे अधिक खर्च होगा, तो आपको बता दें ये सामाजिक सेवाएं में सबसे ज्यादा खर्च होगा। वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है, तो आपको बता दें ये है 7,57,026.00 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार के बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, कितना रहने का अनुमान है 22,510.78 करोड़, 22,510.78 करोड़, ओके। बिहार के बजट 2021-22 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है, तो आपको बता दें 2.97% रहना अनुमानित है, ठीक है। बिहार के बजट 2021-22 में कर राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, कितनी है, तो ये है 1,26,230.60 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार के बजट 2021-22 में कुल व्यय 2,18,302.79 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय प्रस्तावित है, कितना प्रस्तावित है राजस्व व्यय, तो आपको बता दें कि 1,77,071.39 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार के बजट 2021-22 में राज्य सरकार का स्वयं के करों से राजस्व अनुमानित है, कितना तो 35,050 करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किन क्षेत्र में होंगे, तो ये होंगे शिक्षा में, ठीक है। बिहार के बजट 2021-22 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकासात्मक व्यय है 1,52,267.24 करोड़, ठीक है। बिहार बजट 2021-22 में रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो यह है 1.21%, कितना परसेंट है 1.21%, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, बैंकिंग एवं संबद्ध क्षेत्र। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है, क्वेश्चन बैंक्स जो भी होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह जो भी एग्जाम होता है उसके अपडेटेड क्वेश्चन वगैरह सब कुछ उपलब्ध आपको करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए फटाफट से देखें इसका पहला प्रश्न। 1 मिनट रुकेंगे फ्रेंड्स। ओके डन, अपन स्टार्ट करते हैं अभी हम इसको, ठीक है। वर्ष
मार्च 2020 तक में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी थी? तो 7589 थी। ठीक है, वर्ष बिहार में मार्च 2022 तक व्यावसायिक बैंकों की कितना प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित था? तो ये जो है ना 49.0%। ठीक है, मार्च 2020 तक संपूर्ण भारत के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? तो आपको बता दें कि 4.9% जो है ना बिहार में थे। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है कितना है? 50:15:35 है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया? ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, आरबीआई का ये स्रोत आरबीआई से लिया गया है, आरबीआई का डेटा है ये। सितंबर 2020 तक बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं कितनी थी? तो ये थी 2110। ठीक है, 2110। ओके, बिहार में वर्ष 2019 के अंत तक 2019 के अंत तक राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें ये है 335। ओके, आगे देखते हैं हम। 7वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, प्रश्न को पढ़िए, मैं भी पढ़ देती हूँ। ठीक है, वर्ष 2019-20 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा कितना था? तो आपको बता दें 1.3% था। ठीक है, बिहार में 2019-20 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई थी? आपको बता दें 6.3% की वृद्धि हुई थी। सितंबर 2020 के अंत में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा थी तो क्या था? 3,87,824 करोड़। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा राशि थी तो ये थी 3,75,707 करोड़ रुपया। ठीक है, वर्ष 2019-20 में पूरे देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा रकम में बिहार का हिस्सा था कितना था? 2.7 करोड़। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना था? तो आपको बता दें 36.1% था। ठीक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? आपको बता दें ये 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, याद रखेंगे आप। ठीक है, मार्च 2019, जी हाँ, मार्च 2019 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात स्वीकृति के आधार पर कितना था? तो आपको बता दें 34.7% था। ठीक है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, मार्च 2020 तक में बिहार में सभी बैंकों की अनुत्पादित परिसंपत्तियां थी कितनी थी? 14.9%। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो आपको बता दें यह है भारतीय स्टेट बैंक की। ठीक है, मार्च 2019 में देश की अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल कर्मियों के कुल संख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो आपको बता दें 3.5% बिहार में है। ठीक है, बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम है? तो आपको बता दें ये बिहार राज्य वित्त निगम है, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम है, बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम, ये तीनों है। ठीक है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? तो आपको बता दें कृषि विकास में, लघु उद्योग में और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, तीनों प्रकार के उद्योग में जो है ना ये नाबार्ड जो है अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, अब 21वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, सितंबर 2020 तक में बिहार के जिलों में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। ठीक है, किसी भी जिले का ऋण जमा अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से अधिक नहीं था। ठीक है, सितंबर में बिहार के जिलों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मुंगेर। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, कितनी दर्ज की गई है? 1.6%। बिहार में वर्ष 2019-20 में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात था कितना था? ये था 39.4%। वर्ष 2019-20 में बिहार वार्षिक ऋण योजना का उपलब्धि प्रतिशत रहा है कितना रहा है? 72.7%। वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो यह था 67.1%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? तो आपको बता दें कि 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में मुद्रा योजना का लक्ष्य है कितना था? तो ये था 9,531.12 करोड़। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बिहार योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, बिहार की योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे बिहार में, उसको हम लोग देखने वाले हैं।
और आई थिंक ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है, मुझे यही बताया गया है कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था वाला। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, योजना और कार्यक्रम। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करें। और पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, तो आप भी इसको पढ़िए, और अगर आप ना पढ़े तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। चलिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया था? तो आपको बता दें कि 14 जून 2019 को किया गया था, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें ये अपना बिहार है, जो कि सभी बुजुर्गों को पेंशन देता है और ये देश का पहला राज्य है। ठीक है, SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना तथा SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिहार में है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको बता दें 14 अगस्त 2018 कब किया गया था इसका शुभारंभ? 14 अगस्त 2018। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया था? आपको बता दें ये किया गया था 4 अगस्त 2018 को। ठीक है, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया था? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। और 7 निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों के ब्याज इस वित्त निगम से लोन दिया जाएगा। ठीक है, बैंकों के बजाय इस वित्त निगम से लोन दिया जाएगा, और किसमें? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया था? तो 5 अगस्त 2018 को किया गया था। ठीक है, देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 अगस्त 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब 8वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर स्नातक होने तक 54,100 रुपए मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर 2,000 रुपए, इंटर में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, रजिस्ट्रेशन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना। ये तीनों स्टेटमेंट जो है कन्या उत्थान योजना के लिए, जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाया जा रहा है हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसमें ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे बहुत सारी कन्याओं का वाकई में उत्थान हुआ है। ठीक है, तो आइए हम 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, किससे संबंध है इसका? तो ग्रामीण उन्मूलन से संबंध है, गरीबी उन्मूलन से इसका संबंध है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन से इसका संबंध है। बीपीएससी के 60-62वीं परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2018 में इसका प्रारंभ किया, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। और बिहार में जो बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चे हैं वो सब ये जो योजना है इससे बहुत अच्छे से अवगत होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो ये जो है ना, इसको मैं पढ़ती हूँ पहले। ठीक है, इस योजना के लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी और आय 1 लाख रुपए से कम हो, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा पास करने पर 1 लाख और बीपीएससी की प्रारंभ परीक्षा को पास करने पर SC ST जाति के लोगों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, SC ST जाति के लोगों को, और जो कि गर्ल्स हैं उनको 50,000 रुपए दी जाती है। गर्ल्स वाला थोड़ा सा यहाँ छुटा हुआ है, आई थिंक गर्ल्स जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस योजना को 7 निश्चय के अंतर्गत रखा गया है, ये जो है ना ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का पैटर्न है कितने का? 60:40 का। ठीक है, 60:40 का। तो 60 हमारा केंद्र का है और 40 हमारा राज्य का है। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? तो 2022 तक। ठीक है, किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लागू किया है फिर लाया है? तो आपको सबको पता होगा 7 निश्चय कहाँ पे लाया गया है? तो ये हमारे बिहार में लाया गया है। और किन के द्वारा है? तो श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, विकसित बिहार
के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2016 में की गई थी 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में 5 साल में कितना खर्च होगा? तो आपको बता दें कि 5 साल में खर्च होगा 2,39,800 करोड़ रुपए। कितना? 2,39,800 करोड़ रुपया। ठीक है, विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर नल का जल निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 27 सितंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए, इस निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुभारंभ 27 सितंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका शुभारंभ किया था। सॉरी फ्रेंड्स, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ठीक है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इस निश्चय का शुरुआत कब किया गया था? आपको बता दें 27 सितंबर 2016 को इस निश्चय का शुरुआत किया गया था और ये 7 निश्चय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ठीक है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना जो 20 जनवरी 2016 से प्रभावी है के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आपको बता दें ये 35% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि अभी बीपीएससी आयोग के द्वारा बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। ऐसा घपला किया गया है कि पैसा ये जो है ना क्या है 35% का आरक्षण का कुछ समझ ही बाहर हो गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। अभी 67th का जो रिजल्ट जारी किया गया प्री का। ठीक है, विकसित विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियां। ठीक है, घर तक पक्की गली नालियां निश्चय योजना कब शुरू हुआ था? तो आपको बता दें 28 अक्टूबर 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए हम देख लें अगला प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, आप भी पढ़िए और मैं भी इसको पढ़ देती हूँ। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास किस निश्चय योजना के अंतर्गत है? तो आपको बता दें अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, बिहार के बजट 2007-8 में कौन सी कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो आपको बता दें ये कबीर अन्येष्टि अनुदान योजना, ठीक है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना और बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना का योजना, ये तीनों योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो इसमें कौन सी बातें सत्य है? यह योजना वर्ष 2018 में आरंभ हुआ, बिल्कुल करेक्ट। इस योजना के अंतर्गत किसान की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपीज दिया जाएगा, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। 20% से अधिक अनुदान होने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। और इस योजना के अंतर्गत राशि किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी बालिका को 2,000 रुपए प्रोत्साहन दिया जाता है, मैंने बताया, बिल्कुल करेक्ट। कन्या विवाह योजना में मैट्रिक पास के वे कन्याएं जिनके अभिवाह की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है, वे विवाह के अवसर पर 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हो सकता है यहाँ पे, क्या मिसप्रिंट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 तक 20 घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया था? तो आपको पता है बिहार में किया था और हमारे हर घर में अभी फाइबर है फ्रेंड्स। ठीक है, बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आइए हम कथन को पढ़ते हैं। यह बिहार सरकार की अपनी योजना है और 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यह योजना वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको बताया भी था 2007 के बारे में अभी ऊपर।
ठीक है, कौन कौन सी योजना लाई गई थी, तो इसमें ये भी था। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह जो है ना योजना, इस योजना का लाभ मंत्री परिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न विवाह के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वैसे परिवार जिनका क्या है 60,000 से कम जिनका है आय, उनको ये दिया जाएगा योजना। और वैध पुनर्विवाह के मामले पर यह योजना देय होगा। ठीक है, तो ये जो है ना तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 5,000 रुपए देने की बात है तो ये भी आपको पता है, मैंने ऊपर बताया था अभी। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सबको पता है बिल्कुल सही 2007 से 8 में हुई थी। ठीक है, बिहार में चल रही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इस योजना का शुभारंभ 2007 में हुआ था, मैंने ऊपर भी बताया है। ठीक है, इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं, महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्तिकरण करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत महिला अल्पावास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास एवं रक्षा गृह की स्थापना की गई है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिहार में चल रही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के संबंध में। ठीक है, बिहार में महिला विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 7-8 में इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के बच्चियों जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ उनको मिलेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जन्म के समय 2000 रुपए दिए जाएंगे। क्या है, कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए की राशि यूटीआई में कन्या के नाम से निवेश किए जाते हैं। राशि कन्या को 18 वर्ष की उम्र पर पूरा पर दिया जाता है, मतलब 18 वर्ष का जो उम्र कंप्लीट हो जाता है तो उनको दे दिया जाता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है महिला विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ओके, बिहार में संचालित अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आइए हम देखते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरजातीय विवाह करने वाले महिला को 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इस योजना का उद्देश्य अंतरराज्यीय विवाह को अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, जाति प्रथा की समाप्ति, दहेज प्रथा की समाप्ति आदि है। ठीक है, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल करेक्ट है अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, और हम इसमें देखेंगे बालिका साइकिल योजना के बारे में। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असत्य है। इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों को मिलता है, बिल्कुल नहीं। इस योजना का जो लाभ है ना सभी वर्ग की महिलाओं को मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2011-12 में। ठीक है, 10+2 एक मिनट, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से +2 के बच्चों तक को मतलब छात्राओं को क्या दिया जाता है, 1500 रुपया दिया जाता है पोशाक के लिए। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये 8-9 में इसका 2008 से 9 के बीच में इसको संचालित किया गया था। सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 6 से लेकर के 8 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 1000 रुपए की दर से नगद राशि उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल करेक्ट। और अब क्या है, अब ये जो है ना डायरेक्टली अकाउंट में आता है। ठीक है, पहले हैंड टू हैंड दिया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल अकाउंट में आता है। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना में कौन सा तथ्य आपको बताना है कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का 600 रुपए से बढ़कर वर्ष 2018 में 800 नहीं फ्रेंड्स, ये 1000 शायद कर दी गई है, तो ये वाला गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमें गलत पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आइए हम देख लें। इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया था, बिल्कुल सही, मैंने ऊपर भी बताया है। अभी बिहार सरकार की अपनी योजना है, ये भी मैंने ऊपर बताया है कि बिहार सरकार की अपनी योजना है। बीपीएल परिवार में आने वाले 60,000 रुपए से जो कम कमाती है ना महिलाएं, विधवा महिलाएं, उनको 400 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, बिहार निशक्ता पेंशन योजना के संबंध में कौन सा तथ्य आपको सही है वो बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, बिहार सरकार की अपनी योजना है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें 100% राशि राज्य सरकार देती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह पेंशन 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें क्या शारीरिक रूप से निशक्त लोगों को 4000 रुपए
सॉरी 400 रुपए पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से बोल देती हूँ, शारीरिक रूप से निशक्त लोगों को 400 रुपए का पेंशन दिया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था, हमने ऊपर भी पढ़ा है। राज्य सरकार का ये अपनी योजना है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया के हेतु, मतलब अंतिम क्रिया के लिए परिवार को कितना 3000 रुपए की सहायता दी जाती। कितनी? 3000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, बिहार में मिशन मानव विकास योजना चलाई जा रही है, कब से? 2015 से। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री निशक्तजन विकास प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2016-17 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, महादलित विकास मिशन की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको बताते 1 जुलाई 2006 में हुआ था इसका शुभारंभ। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बिहार में किन शहरों का चयन किया गया? तो आपको बता दें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो आपको बता दें 2008-9 में हुई थी। और BSEB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने वाले छात्र छात्राओं को क्या दिया जाता है? 10,000 रुपए पुरस्कार के स्वरूप दिया जाता है। ये भी बहुत हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स हमारे बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं उनके विकास में। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो आपको बताते हैं वर्ष 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के किस जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी? तो आपको बता दें खगड़िया में किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में, जो कि 2020 के में हुआ था, बीपीएससी आयोग के द्वारा ये परीक्षा करवाई गई थी, उसमें पूछा गया है 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा है जो शामिल नहीं है? तो आपको बता दें कि बाल कल्याण जो है 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था फ्रेंड्स। अब कल सुबह हमारी वीडियो आ जाएगी 6 बजे, उसमें हम बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो जरूर से जरूर ये करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।